मुझे आज तुम लोगों को G20 कराना है, ठीक है, तो उसमें भी कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी समझ लो क्या होता है। G20 में भारत की ओर से शेरपा जो हैं वो अमिताभ कांत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, अमिताभ कांत। अब क्या होता है शेरपा? सबसे पहली क्वेश्चन तो ये आता है कि शेरपा क्या है। वो मैं तुम्हें G20 वाले में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दूंगी, बट अभी ये जान लो कि जो G20 है उसमें दो तरह के वो होते हैं ग्रुपिंग, ठीक है, दो तरह का मतलब टाइप ऑफ ऐसे कर रखा है कि डेलीगेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो डेलीगेट्स होंगे उनका शेरपा कहते हैं, एक जो डेलीगेट्स होंगे फाइनेंस ट्रैक वाले, ठीक है। तो जो शेरपा होते हैं वो G20 की हर कंट्री अपना एक शेरपा भेजती है मीटिंग्स के लिए। जो ये मीटिंग्स हुई है ना हमारे यहाँ पे, B20 हुआ है, Youth20 हुआ है, मेडिसिन को लेकर जो वो हुई है मीटिंग्स, बिजनेस को लेकर हुई है, ट्रेड को रिलेटेड हुई है। तो जो मीटिंग G20 की होती है, चाहे हमारे यहाँ पे हुई हो, अब की बार हम होस्ट कर रहे हैं तो हमारा शेरपा अभी भी नियुक्त हुआ है। अब नेक्स्ट ईयर जिसका भी होगा तो तब भी एक शेरपा नियुक्त किया जाएगा। शेरपा बेसिकली क्या होएगा कि हम अपने यहाँ से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं कि वो G20 में हमारी एक तरह से क्या करते हैं, वो उम्मीदवार होता है वो हमारा एक तरह से, ठीक है, जो कि हमारी वहाँ पे वो करेगा, उसको क्या कहते हैं, हमको रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व हमारा करेगा, रिप्रेजेंट मतलब जो हम चाहते हैं, इंडिया जो चाहता है या हमारी जो एस्पिरेशन है वो G20 में जो पुट फॉरवर्ड करेगा वो शेरपा करेगा, ठीक है। शेरपा बेसिकली ये नेपाल की एक ट्राइब है, वहां से लिया गया है शेरपा। और जो शेरपा होते हैं ये बहुत ऊंची पहाड़ियों पर भी रहते हैं। नेपाल में ये एक तरह से ट्राइब रहने वाली है शेरपा, और शेरपास जो हैं ये पहाड़ियों पे रहते हैं, उन्हीं से ये नाम लिया गया है, नेपाल के शेरपा से जो कि है। अब हमारे प्रेजेंट में कौन है जो कर रहे हैं G20 में, ये कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है। बस इसे अभी यहीं पे याद रखना क्योंकि G20 में भी मुझे बताना है तुम लोगों को, ठीक है। अब हाल ही में पशु बीमा से संबंधित योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? तो ये राजस्थान ने स्टार्ट की है बेटा, कामधेनु बीमा योजना। कामधेनु बीमा योजना में अप टू 40,000 तक का लोन मिलेगा, सॉरी लोन नहीं, बीमा मिलेगा, इंश्योरेंस, 40,000 तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। किसे? जैसे कि जिसके जितने एनिमल है पर एनिमल पे उसको 40,000 का लोन मिलेगा। अब क्यों लोन करा रहे हैं, क्यों ऐसा? देखो बेटा, राजस्थान में एग्रीकल्चर होता है, मैं ये नहीं कह रही एग्रीकल्चर नहीं होता वहाँ पे, लेकिन जो चीजें उगती हैं वो सम पार्ट ऑफ राजस्थान में, जैसे कि ये हो गया, बाजरा हो गया, या जो सेमी एरिड क्रॉप है वो उगती है, कुछ दालें हैं अलग अलग काइंड ऑफ, या पीनट वगैरह है, ये सारी चीजें वहाँ पे उगती है। बट वहाँ पे जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है फार्मर का वो पशु पालते हैं, पशुपालन वहाँ पे है राजस्थान में, ठीक है, और पार्ट में भी है बट राजस्थान में भी ज्यादा है। तो वहां पर क्या होता है, पशु जब मर जाते हैं तो जो फार्मर है उसके लिए एक तरह का लॉस रहता है, ठीक है। अब वो मान लो उसने बेचारे ने खरीदी है, खरीदने के बाद उसने रखी कितने दिन, उसके बाद उसे पाला भी, सारी चीजें की, और उसके बाद अगर वो किसी कारण से मर गई, डिसीज हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, कोई भी पशु होता है, तो फिर वो लॉस में रहता है क्योंकि उसने जितने में खरीदा है वो पैसे भी उसके रिकवर नहीं हो पाते जो उसने मनी उसमें लगाई है, और जो फिर उसके बाद में उसने उसमें वैसे इन्वेस्टमेंट किया है या फूड में हो या किसी और चीज में, वो भी उसका नहीं मिल पाता, वो लॉस में रहता है। तो इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कामधेनु बीमा योजना 40,000 अप टू तक का बीमा जो है इंश्योरेंस उनको मिलेगा, ठीक है, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है, ठीक है, ये याद रखना, कामधेनु बीमा योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। पर एनिमल में 40,000 का उनको इंश्योरेंस हर एनिमल का कराना होगा। अगर एनिमल की डेथ हो जाती है किसी वजह से, जो पालतू पशु है, तो उस केस में उसको वो 40,000 हो जाएंगे रिटर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित भारत इंडिया से संबंधित भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है? तो ये इंटरनेट पे भी आप देख रहे हो, भारत वर्सेस इंडिया, ये बेसिकली दिस इज अ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, ठीक है। जैसे कि एक ऑपोजिशन की अलायंस है जिन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है, ठीक है,
इंडिया डेमोक्रेटिक अलायंस करके उन्होंने अपना नाम रख लिया था। उसके बाद से कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी कि अदर साइड जो है पार्टी है वो भारत है एंड दी अदर साइड जिसने अलायंस बनाई है वो इंडिया है। तो दिस इज नथिंग टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नथिंग टू डू विद आर आइडेंटिटी यू कैन से। इसका हमारी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपस में कितना ही झगड़ते रहे, वो आपस में कुछ भी नाम चेंज करे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो एज इट इज है, वो नहीं चेंज होता, तब तक किसी के कहने से कुछ नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है? कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दोनों नाम लिए हैं, इंटरचेंजेबली आप दोनों नाम यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसके पीछे की कहानी क्या है कि जब हमारा भारत ब्रिटिशर्स का अधीन था, ठीक है, जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ट्रीटीज साइन किए हैं, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ट्रीटी साइन किए, उनमें से एक है हमारे बेटा यूएन की सदस्यता, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में बना था। ठीक है, ये 1945 में बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। क्यों बना था? ये ग्लोबल लेवल पे एक फोरम बनी थी युद्ध को रोकने के लिए। ठीक है, कि कंट्रीज में आपस में युद्ध हो रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया, इतनी सारी कैजुअलिटी हुई है, तो एक तरह से वर्ल्ड वॉर या ये जो वॉर्स होते हैं इनको रोकने के लिए, इन पे विराम लगाने के लिए यूएनओ बना था। तो जब ब्रिटेन यूएनओ में साइन हुआ था तो ब्रिटेन, उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी हमारी कंट्री भी थी, तो वो हमारी कंट्री को कहते थे इंडिया। ठीक है, क्यों कहते थे इंडिया? क्योंकि जो इंडस रिवर है, सिंधु जो नदी है, इंडस रिवर, सिंधु नदी को इनसे सिंध नहीं बोला जाता था, ना ये सिंधु बोलते थे, उसे ही बोलते थे इंडस। सेम है जैसे कि ये ओस्मान डायनेस्टी को ऑटोमान एम्पायर कहते थे। ठीक है, इनसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता था। जैसे कि कोलकाता को कालीघाट कहते थे, इनसे नहीं कहा जाता था कालीघाट, तो ये कोलकाता को कैलकटा कहते थे। ठीक है, बहुत सारे नाम इन्होंने ऐसे ही बिगाड़े हैं। ठीक है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ठाकुर है, ठाकुर थे, हाँ, इनसे ठाकुर वर्ड लिया नहीं जाता था तो ये टैगोर कहने लगे। टैगोर बेसिकली कोई कास्ट कोई जाति नहीं है, टैगोर इज डेराइव्ड फ्रॉम द ठाकुर वर्ड, तो इनसे नहीं लिया जाता था। अब जब इनसे नहीं लिया जाता था वो उस नाम को एक खराब कर देते थे, इनसे प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ, तो वहां पे अब जितने भी वो हैं कास्ट वहां पे बंगाल में, उनको सब ये ठाकुर नहीं कहते, टैगोर ही कहते हैं। ठीक है, टैगोर, टैगोर सुना होगा तुमने, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, हाँ, तो सेम एज ही इंडस नदी के पास जो कंट्री है उसे ही क्या कहते थे? इंडिया। ठीक है, और हमारा क्योंकि यूएनओ में बेटा सदस्यता हमारी इंडिया के नाम से हो गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत लेने की बात आई। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी सजेशन आए कि आप हिंदुस्तान रख दो, बट क्योंकि हम सेक्युलर कंट्री हैं तो हम हिंदुस्तान नहीं रख सकते थे। हिंदुस्तान क्या डिनोट करता कि सिर्फ एक ही धर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन भारत सबको रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने भारत लिया। ठीक है, इंडिया सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहां पर रहेगा, लेकिन इनिशियली हमारा क्या है? भारत। ठीक है, भारत एक क्लेम थी हमारी, भारत क्लेम, उसी भारत क्लेम बहुत पुरानी एंशंट जो वो है हमारी टेक्स्ट, उन सब में बेटा भारत लिखा हुआ है। इवन जो चाइनीज ट्रैवलर हमारे यहाँ आए थे उन्होंने भी हमारी कंट्री को भारत ही कहा है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में इंडिया कह सकते हैं और हम अपने यहाँ पर यूज में इसको भारत कह सकते हैं। तो ये है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हो जाता तब तक कोई बाहर से चाहे कुछ भी कर ले, कहीं पे कुछ भी लिख दो। अब देखो, वो तो यही वाली बात होगी, कोई आर्मी में है नहीं और वो अपने पीछे आर्मी लिखवा के चलने लगे तो वो आर्मी मैन थोड़ी ना हो जाएगा। ऑफिशियली तो वो चीज होनी चाहिए ना कि उसका सिलेक्शन हुआ हो, वो आर्मी में डेप्यूटे हुआ हो, तभी तो वो सैनिक जाना जाएगा कि हाँ ये आर्मी में है। वो पीछे लिखवाने से कुछ नहीं होता। तो कहीं भी कोई चीज लिखी हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल और अनलेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंड नहीं हो जाता। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके भारत नहीं कर देते तब तक कोई कुछ भी लिखे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज अ यू नो आई कैन से ब्रेनलेस कंट्रोवर्सी और अ फूलिश कंट्रोवर्सी। इसके बारे में बात ना करने के बजाय ये इस पे फोकस किया जाए कि G20 में किन मुद्दों पे बात होने वाली है और उन मुद्दे से हमें क्या मिलने वाला है, तो ये बेकार की बातें हैं, ठीक है। ये याद रखना, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। क्यों नहीं बदल सकते थे हम उस समय? क्योंकि बेटा यूएनओ में हमारी इंडिया नाम से सदस्यता है और यूएनओ नहीं चेंज करेगा, ठीक है। यूएनओ से कैसे चेंज कराएंगे कि भाई कि हम भारत हो गए हैं, तो ये भी तो बात होती है। तो ये चीज हो गई है। अब इसको याद रखना, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ आर्टिकल 1 में, तुम तब नहीं आए थे यूनियन और टेरिटरी मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने ये बात कही थी कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में भारत मंडप के बाहर किसकी मूर्ति स्थापित है? तो भारत मंडप के बाहर 27 फीट एक नटराज की मूर्ति लगाई गई है। नटराज कौन है? नटराज देखे होंगे, जहाँ पे भी कभी भी डांसिंग होती है, नृत्य का कुछ भी वो होता है, तो वहां पे नटराज की मूर्ति लगी हुई होती है। क्या होता है नटराज? कभी नहीं सुना? देखो, नटराज जो है भगवान शिव का ही एक रूप है, जो कि डांसिंग शिवा है, उनको नटराज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। डांसिंग शिवा है ना, जो शिवा तांडव करते थे, उनको नटराज के रूप में जाना जाता है। ये उनका ही एक रूप है नटराज। जैसे शिवा को बहुत नामों से जाना जाता है, शंकर कहते हैं, भोले कहते हैं, और क्या कहते हैं, रुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नामों से जाना जाता है। उन्हीं एक नामों में से हमारा जो ये है भगवान शिव, उनका जो एक रूप है वो नटराज का भी है, ठीक है। तो नटराज की जो मूर्ति है 27 फीट कहाँ पर लगी हुई है? ये भारत मंडप प्रगति मैदान पे बाहर लगी हुई है, बिल्कुल जहाँ पे हमारे G20 के डेलीगेट्स आएंगे, जहाँ पर मीटिंग हुई उसके जस्ट बाहर लगी है, टू शो द लेगेसी ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर की जो विरासत है वो उनको दिखाने के लिए ये वहां पर लगी हुई है। नटराज की जो मूर्तियां हैं सबसे पहले हमें कहाँ मिली हैं तुम्हें पता है? ये हमें चोल साम्राज्य में मिली हैं। हाँ, जो चोल साम्राज्य हमने पढ़ा था, चोल साम्राज्य में ये मिली है। और वहां पर जो मिली है बेटा, हमारे यहाँ पे मूर्तियां ऐसे ही नहीं बना दी जाती हैं। इंडिया में कास्टिंग जो होती है वो ऐसे ही नहीं बना दी जाती कि मन से कुछ भी बना दिया, नहीं बना दिया। उसके लिए पर्टिकुलर एक बुक है जिसको कहते हैं शिल्प सूत्र, ठीक है। शिल्प सूत्र के नाम से एक किताब है और उस किताब के तहत ही इसमें वो होते हैं शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र जो है ये हमारी एक टेक्स्ट है, इंडियन हिंदू टेक्स्ट ऑन स्कल्पचर, कि कैसे आइकोनोग्राफी होगी, मूर्ति कैसे बनेगी। मूर्ति ऐसे ही नहीं बन सकती, मूर्ति हमेशा लाइफ साइज की बनती है। लाइफ साइज मतलब जो मनुष्य है उसके आकार की, ठीक है। उसके आकार की मतलब जो उसकी विमाएं हैं, डायमेंशन है, वो सब उसमें देखी जाती हैं और उस डायमेंशन के हिसाब से बनाई जाती है। तो नटराज की 27 फीट की चोल साम्राज्य की में मूर्ति है। और ये मूर्तियां जो है सिर्फ अष्ट धातु से बनाई जाती हैं। 8 ऐसी धातु हैं उनसे ही बनाई जाती हैं। जैसे कि इन अष्ट धातु में है कॉपर, जिंक, लेड, टिन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और आयरन। सिर्फ इन्हीं से बनाई जाएंगी। इन अष्ट धातु के अलावा इसमें लिख भी सकते हो तुम कि 8 मेटल्स या अष्ट धातु से ही बनाई जाती हैं, उनके अलावा ये और किसी से नहीं बनाई जाती। तो हमारे यहाँ पे बेटा एक पूरा प्रोसीजर है, किसमें लिखा हुआ है ये? शिल्प शास्त्र में। शिल्प शास्त्र, ठीक है, ये शिल्प शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हमारी पर्टिकुलर ये एक बुक है जिसके हिसाब से ये मूर्तियां बनाई जाती है। तो नटराज की मूर्ति भारत मंडप के बाहर है, 27 फीट है। और बनाई किसने है? ये किसने निर्माण की है? ये करी है श्रीकंद स्थापति तमिलनाडु, और इनके भाई भी है इनके साथ में। श्रीकंद स्थापति के साथ साथ इनके भाई भी हैं, उनका नाम है राधा कृष्ण स्थापति। तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ब्रदर्स तमिलनाडु से है और ये मूर्ति निर्माण का ही काम करते हैं, ठीक है। तो वहां से ही मंगवाई गई है, वहीं से, क्योंकि उसी साइड बनती है बेटा, तो वहीं से बनवाई गई है तमिलनाडु। और तमिलनाडु तुम्हें पता ही है पहले चोल का साम्राज्य था वहां पर, और वहीं पे सबसे पहले नटराज की मूर्ति बनी थी। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा?
तो टेक्सटाइल पहले तो समझ लो क्या है। टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा, कपड़े की बुनाई वगैरह जितना भी होता है, कपड़ा मेकिंग का, क्लॉथ मेकिंग का, जिस तरह से क्लॉथ तैयार होते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है वो टेक्सटाइल एक वर्ड में ही आ जाता है, टेक्सटाइल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक प्रस्ताव पारित किया है कि एक टेक्सटाइल पार्क लगाया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क का मतलब ये है कि वहां पर बहुत सारी टेक्सटाइल बनाने की यूनिट लगेंगी, वहां पे प्रोसेसिंग होगी, बनाया जाएगा और फिर वहां से अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर लगेगा ये पार्क? लखनऊ और हरदोई जनपद के आसपास, और करीबन 1000 एकड़ में ये लगाया जाएगा। 1000 एकड़ के करीब में ये पार्क लगाया जाएगा। ठीक है, और लखनऊ में हरदोई जनपद में लगाए जाने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क का नाम क्या है? तो नाम भी पता होना चाहिए। इनका नाम है संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क। इनका नाम है संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क। जो पार्क का नाम रखा गया है वो ये रखा गया है। ठीक है, और टेक्सटाइल में जो है नीचे वाले में देखो, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और इसी से लिंक्ड है ये सारा टेक्सटाइल से, क्योंकि टेक्सटाइल में ही मैंने ये सब ऐड कर दिया। जो टेक्सटाइल का उत्पादक देश है, फर्स्ट अगर हम बात करें, वो आर द टॉप 3 प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल। टॉप 3 प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, टॉप 3 अगर हम नंबर 1 की बात करें तो बेटा ये गुजरात है नंबर 1 में, क्योंकि यहाँ पर अहमदाबाद है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड, 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, तो नंबर 1 पे बेटा गुजरात है, और तीसरे नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब दूसरे नंबर की बात आती है, तो दूसरे नंबर पे बेटा वैसे महाराष्ट्र है, बट इसमें तमिलनाडु भी थोड़ा शेयर तमिलनाडु का भी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। तो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर में मैनचेस्टर, समझो कि मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर बेसिकली इंग्लैंड में एक सिटी है मैनचेस्टर, जहाँ पे कपड़ा जो क्लॉथ मेकिंग है, टेक्सटाइल वगैरह का काम होता है, और सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है इंग्लैंड में वो मैनचेस्टर है। इसलिए अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में सबसे ज्यादा हैंडलूम की जो यूनिट्स हैं वो लगी हुई है, और टेक्सटाइल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गुजरात करता है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है। ये टॉप 3 पूरे कंट्री में टॉप 3 के जो प्रोड्यूसर है वो गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये याद रखना कि टेक्सटाइल में कौन कितने नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। और अभी हमारे यहाँ का तो तुमने देखा ही है कि हमारे यहाँ की बहुत सारी चीजें फेमस हैं। जो अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ की चिकनकारी का जो वर्क है वो बहुत वो है फेमस, क्लॉथ मेकिंग का, चिकनकारी का। ठीक है, तो वही है हमारे यहाँ पर। अब देखो, जब से गवर्नमेंट भी चेंज हुई है तब से और इनिशिएटिव आने लगे हैं, और नए इनिशिएटिव देखने को मिल रहे हैं, और धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने लॉन्च की? देखो, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका ने लॉन्च की है। इसमें पर विमेन को 2000 रुपीज पर मंथ उनके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च की गई है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी बेसिकली तुम लगा सकते हो कि बेटा होम मेकर जो वो होती हैं महिलाएं, जो मतलब जिनको वर्क नहीं मिलता आउटसाइड, जो वर्कर नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि जिनको भी कोई जॉब नहीं होती, वो घर पर ही रहती है। अब उनकी इनकम, हाँ, उनकी इनकम होम मेकर कह सकते हो, हाउसवाइफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हाउसवाइफ वर्ड यूज नहीं करना कभी भी। होम मेकर आप कहो, इज्जत से नाम लो। हाउसवाइफ क्या होता है? तो हाउसवाइफ अब रिप्लेस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है हाउसवाइफ इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, आप उसको हाउसवाइफ नहीं कहेंगे।
होम मेकर कह लो, यस, होम मेकर। होम मेकर मतलब गृह को बनाने वाली, या गृह लक्ष्मी कह सकते हो, लेकिन हाउस वाइफ गृहिणी नहीं कह सकते, हाउस वाइफ नहीं कह सकते, ये एक नेगेटिव कनोटेशन है, ठीक है। तो कर्नाटका में 2000 पर मंथ जो गृह लक्ष्मी है उनको दी जाएगी, ठीक है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बेटा, उनको उनके घर वाले भी नहीं देते इनकम। जो होम मेकर होती है पूरा काम करती है, सब कुछ करती है, सैलरी उनको मंथ के एंड में मिलती नहीं है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, समथिंग, दिस इज समथिंग रॉन्ग। अगर वही बात वो घर के बाहर करेंगे तब तो उन्हें पैसा मिलेगा ना, और उनको पैसा भी नहीं मिलता, ऊपर से फिर उनको रिस्पेक्ट भी नहीं देते कोई, ठीक है। होम मेकर है तो ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन जाता है, तो उनको भी उनकी इनकम जनरेट हो इन सम वे, उनको 2000 पर मंथ का दिया जाएगा, ठीक है। अब पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, मुझे पता है, पता ही नहीं होगा तुम लोगों को। क्या है पीडीएफ का पूरा नाम? पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये बनवाया था, अभी मैं बताती हूँ ये किसने बनाया था, जॉन वार्नोक। इसके जो को फाउंडर थे जॉन वार्नोक, इनकी डेथ हो गई है हाल ही में, ये एक्सपायर हो गए हैं, हमारे बीच नहीं रहे, जॉन वार्नोक। तो ये पीडीएफ के को फाउंडर थे, ही वॉज द को फाउंडर ऑफ पीडीएफ। अब पीडीएफ बहुत सारी ऐसी चीज है, जैसे कि यूपीआई है, यूपीआई हमें पता है यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूपीआई हमें पता है मतलब, लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होगा, वो कहते रहते हैं यूपीआई यूपीआई यूज कर रहा है, लेकिन यूपीआई की उन्हें फुल फॉर्म नहीं पता। ऐसे ही हम पीडीएफ पीडीएफ करते रहते हैं, पीडीएफ की हमें फॉर्म नहीं पता है, तो पता होना चाहिए। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और एसएससी वाले में तो मिलेंगे तुम्हें, इतने फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हारे डेली लाइफ के मिलेंगे, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या पूछ लिया हमसे, है ना। तो ये याद रखना है कि अभी हमारे शेरपा कौन नियुक्त हुए हैं, अमिताभ कांत। पशु बीमा योजना से संबंधित किस राज्य में अभी लॉन्च हुई है? कामधेनु योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, 40,000 तक का बीमा होगा पर पशु का, ठीक है। और हाल ही में चर्चित भारत इंडिया कंट्रोवर्सी, तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है बेटा, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, ये याद रखना। हाल ही में G20 सम्मेलन में भारत मंडप के बाहर किसकी मूर्ति स्थापित होगी? ये नटराज की, जो भगवान शिव का एक रूप है, नटराज, डांसिंग शिवा जिसे कह सकते हैं, डांसिंग शिवा जो है वो नटराज उनको ही कहते हैं। और 27 फीट है, चोल साम्राज्य में सबसे पहले ये बनी थी, और अब जो बनाई है ये अष्टधातु से बनती है। श्रीकंद स्थापति ने ये बनाई है तमिलनाडु में। और ये शिल्प शास्त्र एक किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है, इस पुस्तक में, ग्रंथ में, कि किस तरह से मूर्ति निर्माण होना चाहिए हिंदू देवती देवताओं का, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति ऐसे ही नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, ये याद रखना है। वो पूरा प्रोसीजर होता है, एक तरह से कह लो ये भी एक तरह की वर्शिप है, जब मूर्ति भी बना रहे तो भी पूजा ही हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कहाँ पर पार्क लगाया जाएगा, हरदोई और इसमें लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। और संत कबीर पीएम टेक्सटाइल योजना ये इन्होंने लॉन्च की है, ये पार्क लगेगा संत कबीर पीएम मित्र पार्क। और अहमदाबाद जो है फर्स्ट है, इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। गुजरात टेक्सटाइल मेकिंग में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे हमारा उत्तर प्रदेश है। और गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका में चलाई गई है, जो होम मेकर है उनको 2000 पर मंथ दिए जाएंगे। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मैनचेस्टर बताया तो मैंने, इंग्लैंड में एक सिटी है मैनचेस्टर, जो कि कपड़ा मेकिंग के लिए जानी जाती है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा बनता है कपड़ा। तो वही उसी से डेराइव करके हमारे अहमदाबाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा कपड़ा हमारे अहमदाबाद में बनता है गुजरात के, तो इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर का नाम दिया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि, ऐसे नहीं कह देते कि मुंबई को जैसे कह देते कि मुंबई हॉलीवुड है, जैसे हॉलीवुड है, तो जैसे कि हॉलीवुड है, सेम ऐसे ही मुंबई को नहीं कह देते हैं कि ये भी तो हॉलीवुड है, हॉलीवुड के जैसे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी मूवी बनती है, हॉलीवुड में भी बनती है, मुंबई जाना जाता है। तो ऐसे ही जैसे नाम रख देते हैं, कोई चीज कहीं वर्ल्ड में बन रही है, वो सेम चीज हमारे इंडिया में भी बन रही है किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो उसे उसका नाम दे देते हैं, ठीक है।